हेलो स्टूडेंट्स, आज के फिजिक्स लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात वैद्युत धारा। चैप्टर के अंतर्गत एक नया टॉपिक किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे किरचॉफ के नियम की परिभाषाएं तथा उन नियमों का डेरिवेशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तथा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता। माय चैनल इज कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय DC गुप्ता। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम जानते हैं किरचॉफ के बारे में। तो समानता जो हमारे सरल वैद्युत परपथ होते हैं उन्हें हम ओम की नियम की सहायता से हल कर लेते हैं, परंतु बहुत से जो हमारे वैद्युत परपथ होते हैं जो कि जटिल प्रकृति के होते हैं वो ओम की नियम की सहायता से हल नहीं हो पाते और उन्हें ओम की नियम की सहायता से हल करना असुविधाजनक तथा बहुत ही असंभव होता है। तो ऐसे ही जटिल वैद्युत परपथों को सरलता से हल करने के लिए सन 1842 ईस्वी में जो साइंटिस्ट थे, हमारे भौतिकविद थे किरचॉफ, उनका पूरा नाम था गुस्ताव किरचॉफ। तो गुस्ताव किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियमों का प्रतिपादन किया। तो बहुत ही जटिल वैद्युत परपथों को हल करने के लिए निम्नलिखित दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो जिसमें कि पहला नियम हमारा होता है प्रथम नियम अथवा संधि का नियम अथवा धारा नियम। इसे तीन नियमों से जानते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि नियम और धारा नियम। फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल और करंट लॉ। तो बहुत ही सिंपल हमारा नियम है। सर्वप्रथम कोई भी नियम होगा, कोई भी परिभाषा होती है तो मैंने बताया उसके सूत्र को हम ध्यान रखते हैं। तो इस सूत्र को सर्वप्रथम हम देखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा जहाँ पर भी लगा होता है, सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। I क्या है? धारा। तो धारा का बीजगणितीय योग बराबर 0। अब इस सूत्र की सहायता से हम परिभाषा को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये हमारा इसका चित्र होता है। ये कोई संधि है, संधि मतलब जंक्शन, जहाँ पर कई धाराएं मिल रही हैं। तो इसकी परिभाषा को हम सूत्र को ध्यान में रखते हुए, चित्र को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि पर, ये संधि है हमारी ओम, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ये बीजगणितीय योग, सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो किसी भी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि पर या बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो बीजगणितीय का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी धारा हमारी संधि की ओर आ रही है तो वह प्लस होगी, संधि से दूर जा रही है तो वह धारा माइनस होगी। तो इन सभी का जो योग होगा उसे हम बीजगणितीय योग कहेंगे। इसमें कुछ धाराएं हमारी प्लस की भी होंगी और कुछ धाराएं हमारी माइनस की भी होंगी। तो सबका योग जो हम करेंगे वो कहलाएगा बीजगणितीय योग। तो किसी वैद्युत परपथ में किसी
संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसकी परिभाषा को हम इंग्लिश में देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन दी सर्किट इज 0, डेट इज सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये इंग्लिश में परिभाषा हो गई। अब इसके आगे करते हैं इसका अकॉर्डिंग टू दी फिगर। तो चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि जो धाराएं हमारी संधि की ओर हैं वो प्लस की, तो धाराएं हमारी I2, I5 और I1 ये हमारी संधि की ओर है, ये धारा हमारी प्लस की होंगी, जबकि I3, I4 और I6 ये धारा हमारे संधि से दूर जा रही हैं, ये धाराएं हमारी होंगी माइनस, और सभी का बीजगणितीय योग होगा 0। तो लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फिगर I1 प्लस I2 माइनस I3 और माइनस I4 और प्लस I5 और माइनस I6 बराबर 0। यानी कि जो धाराएं हमारी संधि की ओर आ रही हैं वो प्लस की, जो दूर जा रही हैं वो माइनस की, और सभी का योग हमारा कहलाएगा बीजगणितीय योग। ये होता है 0। अब I1 प्लस I2 प्लस I5 और माइनस I3 माइनस I4 माइनस I6 बराबर 0। अब माइनस की धाराएं हम इधर ला सकते हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I5, और ये माइनस की धाराएं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ला सकते हैं, तो ये प्लस की हो जाएंगी। तो बराबर I3 प्लस I4 और प्लस I6। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी धारा संधि की ओर आ रही है और जो धारा संधि से बाहर जा रही है उनका योग क्या होना चाहिए, बराबर। अर्थात जितनी धारा किसी भी स्रोत द्वारा, बाह्य स्रोत द्वारा दी जा रही है, वह उतनी ही धारा को अपने से होकर बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी धारा हम देंगे किसी भी संधि को बाह्य स्रोत के द्वारा, उतनी धारा को हम प्राप्त कर सकते हैं, उतनी धारा उस संधि से बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इस प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, जितनी धारा हम देंगे किसी भी संधि को उतनी धारा हम प्राप्त करेंगे। आवेश क्या है, संरक्षित रहता है। अब हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम। इसे 3 नामों से जानते हैं, द्वितीय नियम, लूप का नियम और वोल्टता का नियम। सेकंड लॉ और लॉ ऑफ लूप और वोल्टेज लॉ। तो इसका भी हमें सूत्र ध्यान रखना है। सूत्र इसका होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए तथा इस चित्र को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में इसकी हम परिभाषा को लिख सकते हैं और इसके डेरिवेशन को निकाल सकते हैं। तो इसके सिर्फ हमें इसके सूत्र को ध्यान में रखना है।
सिग्मा आई आर, आई गुणा आर बराबर सिग्मा ई। आई क्या है हमारा धारा, आर क्या है प्रतिरोध, और ई क्या है वैद्युत वाहक बल। तो इस सूत्र से परिभाषा हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, अब जो चित्र देखते हैं सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ, पास क्या होते हैं हमारे मेस, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मेस। तो ये हमारा परिपथ है ए सी डी एफ, ये पूरा हमारा क्या है परिपथ है। और उसमें दो पास हैं, दो मेंस हैं। एक तो हमारा ए बी ई एफ मेस है, और दूसरा बंद क्लोज्ड मेस है हमारा बी सी डी ई। दो मेस हमारे बन गए हैं। तो इस मेस में हम देखते हैं ये हमारा सेल है और इसका वैद्युत वाहक बल है E1, और ये हमारा सेल है, इसका वैद्युत वाहक बल है E2। इस सेल से धारा I1 निकलती है, इस सेल से धारा I2, और ये धारा I1 और I2 मिलकर ये धारा बन जाती है हमारी I1 प्लस I2, और ये हमारे प्रतिरोध R3 में बहती है। और ये हमारा सेल के साथ बाह्य प्रतिरोध R1 लगा है, ये इसमें R2 लगा है, और ये हमारा कोई परिपथ है, इसमें दो मेस हैं ए बी ई एफ। ये हमारा फर्स्ट हो गया, और बी सी डी ई ये हमारा सेकंड मेस हो गया। दो मेस हैं और एक। अब इसमें देखते हैं कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, प्रत्येक बंद पास फर्स्ट टू, तो बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो संगत बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस सूत्र को टोटली ध्यान में रखकर अपने शब्दों में हम अपनी परिभाषा लिख सकते हैं। कोई भी याद करने की या इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो हो गया, जो हमने डिफाइन कर दिया, इसकी डेफिनेशन बना ली थी। बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग, इसको अपने शब्दों में हमने डिफाइन कर लिया। बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये सूत्र को हमने अपने शब्दों में अपने शब्दों में लिख लिया, और उसको अपने शब्दों में हमने इसकी परिभाषा को बना लिया। इसकी इंग्लिश में परिभाषा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी क्लोज्ड मेश ऑफ ए सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारा क्या प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ किसका करंट एंड रेजिस्टेंस
in each part of the mesh, each equal to the algebraic sum of the EMF, algebraic sum of the EMF, वैद्युत भाग बलों। तो algebraic sum of EMFs in that mesh, that is sigma IR equal to sigma E। तो सूत्र को ध्यान में रखना है और परिभाषा को अपने शब्दों में लिख देना है, कोई भी रटना नहीं है। अब इसका हम देखते हैं सूत्र चित्र के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर फॉर द मेश ABEF, तो अकॉर्डिंग टू द फिगर फॉर द मेश ABEF, अब ABEF में किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे, अर्थात सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। तो इस मेश में हमारा क्या है, I1 है और I2 है। तो I1 धारा हमारी किस में है, R1 में। तो इसको हम लिख देंगे I1 और R1, और I2 धारा कहाँ पर है, प्रतिरोध R2 में बह रही है जी। और इसकी जो दिशा है वो हमारी जो मेन हमारी धारा है वो हमारी क्या है, I1। तो ये धारा हमारी होनी चाहिए इस दिशा में, और फिर ऐसे करके। अब इस दिशा में जो धारा हमारी प्रमुख धारा है I1, परंतु I2 जो धारा है इस दिशा से विपरीत दिशा में है, इसलिए ये हम लेंगे माइनस, यानी अर्थात माइनस I2 और R2। अब जे हमने मान रख दिया, अब इसका रखेंगे। जे हमने बीजगणितीय योग इसका कर दिया। अब इसमें ई हमारे कितने हैं, इस वाले मेश में ई हमारे E1 है और E2 है। अब इसमें भी देखते हैं, E1 तो हमारा क्या है, इस सेम धारा है, सेम धारा की दिशा में E1 है, तो ये हमारा मान हो जाएगा प्लस। तो E1 प्लस का है, और फिर इस जो डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में हमारा E2 है। तो ये E2 और I2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो हमारा I2 था वो भी हमने माइनस लिया, तो यहाँ पर E2 भी इस दिशा की विपरीत दिशा में है, तो E2 हमारा क्या होगा, माइनस। तो माइनस E2। इस प्रकार से जे हमारा आ गया। अब सिमिलरली फॉर द मेश जो हमारा बंद पास है BCDE, अब इस बंद पास के लिए लेंगे सिमिलरली फॉर द मेश, बंद पास, मेश बोलते हैं पास के लिए, फॉर द मेश जे है हमारा BCDE, तो इसके लिए B है। फिर हम यहाँ पर इसी सूत्र से इसका मान निकालेंगे। तो बंद पास BCDE में देखते हैं, अब धारा की जो इस पर भी डायरेक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, प्रमुख धारा हमारी है, इस वाले मेश की जो प्रमुख धारा है वो I2 है, और उसकी दिशा G होनी चाहिए, और ये इस प्रकार से दिशा होनी चाहिए। ये सर्किट हमारा पूरा बनता है। अब इस दिशा में देखते हैं I2 तो प्लस होगी इस, और I2, और ये है यहाँ पर हमारी क्या आ गई धारा, ये धारा हमारी यहाँ पर होगी I1 और प्लस I2, और ये हमारी I1 और ये हमारी I2, दोनों धारा यहाँ पर मिलके इस संधि से निकलेंगी I1 प्लस I2, और वही धारा यहाँ पर आएंगी, और वही धारा यहाँ पर, और I1 प्लस I2 यहाँ पर, अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी। तो इस वाले सर्किट में धारा I2 और इस वाले सर्किट में धारा I1।
तो इस प्रकार से ये हमारा जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में हमारी धारा बह रही है I2 और इसी डायरेक्शन में धारा बह रही है I1 प्लस I2 और इसी डायरेक्शन में ये सर्किट हमारा पूरा हो रहा है। ये हमारी धारा बह रही I2 और इस रेजिस्टेंस में धारा इसी डायरेक्शन में बह रही। तो इसमें जितने भी मान होंगे वो सब प्लस के आएंगे। तो इसमें लिखते हैं I2 और R2 और प्लस इसका I2 और R2 और प्लस इसके लिए R3, तो प्लस I1 प्लस I2 और गुणा R3 और बराबर इसमें जो वैद्युत वाहक बल है वो एक ही है और डायरेक्शन भी उसकी समान है, सेम है। तो E2 प्लस का हो जाएगा बराबर E2। तो ये समीकरण हमारे आते हैं। तो इन समीकरणों की सहायता से हम जो है परिपथ के विभिन्न भागों में धारा के विभिन्न भागों में या विभिन्न मेषों में धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं इन समीकरणों की सहायता से। तो इस प्रकार किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इस प्रकार किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है।